हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भी मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया हूं उसमें आज प्रीवियस ईयर की दोस्तों ये दूसरी वीडियो होगी। आइए दोस्तों हम इसको डिस्कस करते हैं बिना समय गंवाए। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा था दोस्तों उसी तरीके से मैं आपको ये भी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। यहां तक कि दोस्तों इस बार मैं जीएस और रीजनिंग की भी क्लासेस के लिए टीचर लगा दूंगा आपके लिए। आइए दोस्तों शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, फील्ड इन द टेबल कैन बी एज अ फॉरेन की इफ किसी तालिका में कोई फील्ड विदेशी कुंजी के रूप में लिया जा सकता है यदि इट इज द प्रेजेंट इन ऑल अदर टेबल्स, या सभी तालिकाओं में मौजूद है। इट हैज द यूनिक वैल्यू, यह अद्वितीय मान है। इज अ प्राइमरी की इन सम अदर टेबल। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसके प्रीवियस में भी बताया हूं कि जब फॉरेन की बात आती है तो एक टेबल में वो रो जो है पूरी की पूरी जो कॉलम होता है वो दूसरे वाले के पहला वाला दूसरे वाले के जो है फॉरेन की में होता है। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तो देखिए यहीं पे वो चीज आ रहा है कि इट इज अ प्राइमरी की इन सम अदर टेबल। ये जो प्राइमरी की है ये दूसरे में भी यही चीज मिलेगी, तो मतलब सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। कुछ अन्य तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है, भी देख लीजिए, इज नॉट आ प्रेजेंट इन एनी अदर टेबल, किसी भी अन्य तालिका में मौजूद नहीं है, तो मतलब ये सी। देखिए इस बार मैं 2013 वाला पेपर उठाया हूं सबसे पहले में, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर था। उसके बाद जैसे 2013 खत्म हो गया तो 2016 में आ जाऊं। अब इधर आ जाइए दोस्तों, अब इसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहां पे मैंने इसको ये जैसे डायग्राम बनाया, ठीक है। अब एक और मैं ये एक टेबल ले लेता हूं, टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल नंबर क्या है, पहला दे दिया, और ये एक दूसरी टेबल ले लेता हूं, ठीक है। दूसरी टेबल आपके लिए लिया, और इसमें देखिए अब इसमें जैसे यहां पे मैं बात करूं कि ये यहां पे जो एक कोई सा वैल्यू दे दो x, ये है मान लीजिए प्राइमरी की। ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। ये क्या हुआ, प्राइमरी की हुआ, ठीक है। जब ये प्राइमरी की हुआ तो अब ये प्राइमरी की दूसरे में कैसे होगा, मतलब यहां पे फिर से इसका x आना चाहिए। समझ में आया? तो मतलब कहने का कि ये वाला जो अटैचमेंट है ये कहां पे आना चाहिए, ये यहां पे आना चाहिए। इसका मतलब है देखिए किसी दूसरे वाले का क्या होगा, स्तंभ, ठीक है। किसी दूसरे वाले का स्तंभ जो किसी दूसरे टेबल में उस कॉलम को रिफरेंस करता है, ठीक है। समझ में आया? उस कॉलम को रिफरेंस, देखिए ये वाला ये कहां गया, यहां गया। अब पहले रो और कॉलम को समझ लीजिए, उसके बाद ये चीजें समझ में आएगी। जैसे ये मेरा टेबल है कोई, ये मेरा टेबल है, ये देखिए ये टेबल है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सब क्या है, ये सब कॉलम होते हैं। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम है। और ये सब क्या है दोस्तों, ये सब रो है। ये है रो, ठीक। रो को टेबल कहते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डीबीएमएस वाला, समझ में आया? तो ये देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है इट इज अ प्राइमरी की इन द सम अदर टेबल। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, फाइल फ्रेगमेंटेशन मींस दैट। अब फ्रेगमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी बातें पहले जान लीजिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि देखिए जैसे आपकी एसएसडी है, हार्ड डिस्क से कुछ है, मेमोरी है, उसमें बहुत सारे जो डाटा होंगे वो क्या हो, वितरित हो, मतलब दूसरी अलग अलग जगह पे हो। समझ में आया? वही होता है दोस्तों ये फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया? आगे देखिए इसमें क्या है, फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक फाइल इट्स द अनयूजुअल अंटिल इट इज द डिफ्रेगमेंटेड। जब तक यह डिफ्रेगमेंट नहीं है, व्यर्थ है, ठीक है। हैज बीन द कंप्रेस्ड, सुकुचित किया गया है। ये भी हमारे हिसाब से अभी नहीं मिला, हम जो समझ रहे हैं वो चीज नहीं मिला। इट इज स्टोर्ड इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन इन द रैम, नॉन कॉन्टिग्यूअस स्थानों पर संग्रहित हो। इट इज स्टोर्ड इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन इन डिस्क। यहां पे आया दोस्तों डिस्क, ठीक है, डिस्क। तो मैंने क्या कहा, नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन, मतलब डिस्क में नॉन कॉन्टिग्यूअस स्थानों में संग्रहित है, ठीक है। मतलब इसका कि वो क्या है दोस्तों, ये
दूर दूर है, एक ही स्थान। और ये सब प्रॉब्लम कब होती है दोस्तों, जब आप डाटा को इरेज कर देते हो, डाटा को इरेज कर देते हो तो वो सब चीजें जहां जहां से आपका डाटा इरेज हुआ वो खाली हो जाता है। तो कुछ जगह पर होता है जहां पे डाटा आपका स्टोर होता है, समझ में आया। तो ये फाइल फ्रेगमेंटेशन, जिस देखिए फाइल का स्थान है, मैं ये 2 लाइन लिखता हूं, इस 2 लाइन में आप समझ लीजिएगा। फाइल, समझिएगा, फाइल एक स्थान, फाइल एक स्थान पर ना होकर, एक स्थान पर ना होकर, एक स्थान पर ना होकर मतलब विभिन्न, एक स्थान पर ना होकर विभिन्न स्थानों, विभिन्न स्थानों पर क्या हो, फैली रहती है, फैली रहती है, ठीक है, फैली रहती है। अच्छा, ये विभिन्न स्थानों पे जो होगा उसी को दोस्तों क्या होगा, ये यही क्या है दोस्तों, नॉन कॉन्टिग्यूअस है। यही क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूअस है, नॉन कॉन्टिग्यूअस इसी को बोलते हैं। समझ में आया। तो अब अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, मैं इधर आता हूं, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा तो मतलब क्या ही निकले, ठीक है। अब दोस्तों ये मेरा वीडियो जो है बहुत दिन, मैं लगभग 1 महीने बाद लाया हूं। आपको मैं रियली बता दूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, अब कंटिन्यूअस आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की सीरीज में वीडियो मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर मैं शाम को ही वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इज स्टोर्ड इन, डाटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी में संग्रहित है, में डैश में संग्रहित है क्या, अब यहां से देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, ये किसकी बात करता है, डाटा डिक्शनरी की बात करता है। सिंपल कुछ देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ते रहा करिए और अर्थ समझते रहा करिए प्लीज, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ा हूं, उसका अर्थ नीचे होगा जरूर, मतलब कि स्ट्रक्चर आप डाटाबेस की कर रहा है तो मतलब डाटा डिक्शनरी की बात करेगा ना। यहां पे देखिए, डाटा फाइल्स, डाटा डिक्शनरी, ये देखिए मिल गया, बी ऑप्शन सही है, डाटा डिक्शनरी, डाटा कंपोनेंट और डाटा मॉडल, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए डाटा डिक्शनरी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक। सबके बारे में बात करूंगा दोस्तों, डाटा डिक्शनरी, ठीक, डाटा डिक्शनरी। देखिए, यह डाटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखता है, ठीक, समझ में आया। मतलब मैं डाटा डिक्शनरी में ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट सिस्टम मतलब एनालिसिस करना, इसका एनालिसिस करना, ये पहले स्टेज में इसके आएगा, ठीक है। तथा यूजर ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके क्या करना है, आपस में इंटर रिलेट करना। मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट होगा, पहला ऑब्जेक्ट होगा उसका दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट और उसके दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसके दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, इंटर रिलेट करता है ना, मतलब एक तरीके से कहिए रिलेशन करता है, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिस्क पैक कंसिस्टिंग ऑफ द फोर प्लेट्स ईच हैविंग द 2655 ट्रैक हैविंग 125 सेक्टर्स पर ट्रैक, ईच सेक्टर हैविंग 512 बाइट्स इज अप्रॉक्स 4 प्लेटों वाले एक डिस्क पैक, जिसके प्रत्येक प्लेट में 2655 ट्रैक, प्रत्येक ट्रैक में 125 सेक्टर और प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट्स इसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता होगी। दोस्तों सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस मैं तो ये कहता हूं, ये आप
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज देखे है ना, जब इस तरीके की बात आए तो कुछ ना सोचिए ना समझिए, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने 2 की पावर n पे आएंगे, ठीक है, वही उसका आंसर होगा बस। तो इसका फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आप नोट करिए। तो देखिए मैं अभी इसका पहले फार्मूला आपको लिखाता हूं, उसके बाद समझिए। पहली बात तो इसके जो कैपेसिटी स्टोर होती है, मतलब संग्रहण क्षमता ना, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बराबर, ठीक है, बराबर क्या होगा, प्लेटों की संख्या। सबसे पहले लिखिए प्लेटों की संख्या, ठीक है, इनटू एक प्लेट में ट्रैक की संख्या, एक प्लेट में ट्रैक की संख्या, एक प्लेट में ट्रैक की संख्या, जो कह रहा है वही आप बनाते रहिए बस। एक प्लेट में ट्रैक की संख्या, ठीक है, एक प्लेट में ट्रैक की संख्या, फिर एक ट्रैक में सेक्टर की संख्या, फिर इसके बाद इनटू एक ट्रैक में सेक्टर की संख्या, ठीक है, इनटू अब क्या बचा, इसके बाद एक सेक्टर में बाइट्स की संख्या, एक सेक्टर में बाइट्स की संख्या। अब देखिए ये कितना हुआ बताइए, मतलब कि पहले ये क्या दिया 4, तो यहां पे इसी पे लिख देता हूं, देखिए 4 इंटू 256 2655 इंटू 125 इंटू 512 बराबर कितना आएगा, बराबर जो आएगा दोस्तों इसको आप मैच करा लीजिए, 1 जीबी के बराबर आ जाएगा, 1 जीबी के। अच्छा 1 जीबी के बराबर मतलब 1 जीबी किसके बराबर होता है, 2 की पावर 30 के बराबर, ठीक, 1 जीबी इतने के बराबर होगा ना, लगभग 2 की पावर 30 के, ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा सही हो रहा है जी, देखिए इसमें कौन सा सही हो रहा है, मतलब कि पहला वाला ऑप्शन सही हो रहा है ना, 1 जीबी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। When a program assign the 8 bit to a pixels that the pixels can display one of up to dash color, जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सल्स के लिए 8 बिट्स प्रदान करती है तब उस पिक्सल से डैश रंग तक प्रदर्शित कर सकता है। अरे भैया 2 की पावर n रख लो, कितना आएगा 2 की पावर 8 ना, तो या इसमें करिए 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 और इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 4 4 दुनाई 8 8 दुनाई 16 16 दुनाई 32 32 दुनाई 64 64 दुनाई 128 दुनाई कितना हो गया 256 आ गया ना। देखिए मैच कराइए, ये इसका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक ठीक है। जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सल में 8 बिट्स प्रदान करती है तब उस पिक्सल में रंग 256, गजब का ट्रिक है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में, मजा आ रही है करने के बाद। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, आउटलुक मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर कितने होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, देखिए आउटलुक पूछा कहां है, तो पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है, मैं यहां पे समझा दूं। यहां पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट कहा जाता है ना, सूट। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, तो कौन कौन से होंगे इनको देख लीजिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है,
और एमएस आउटलुक। तो मतलब जो आउटलुक होगा, देखिए ये आपके वर्ड बनाने के लिए, ये एक्सेल शीट बनाने के लिए, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ये एक्सेस मतलब कि डाटाबेस तैयार करने के लिए, और आउटलुक मतलब ईमेल को मर्ज करने के लिए। समझ में आया? एक से ज्यादा लोगों के पास भेजने के लिए। सर देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे क्या कह रहा? आउटलुक एक्सप्रेस इज ईमेल क्लाइंट, ब्राउजर, सर्च इंजन कि नन ऑफ दिस। तो लिखा है ना, क्या लिखा है? ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब कि कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए ये डी, एक और पॉइंट लिख लीजिए, मतलब कि ठीक, डिसकंटिन्यूएड, डिसकंटिन्यूएटेड ईमेल और जो समाचार वगैरह होता है ना, कोई इंटरनेट ब्राउजर की मदद से क्या करता है? ये जोड़ता है। तो डिसकंटिन्यूएटेड और समाचार लिख लीजिए, चाहे समाचार को ब्राउजर की सहायता से क्या करता है? ये जोड़ता। समझ में आया? तो मतलब ईमेल क्लाइंट सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी रिमूव्ड बाय एंटीवायरस पैकेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस पैकेज द्वारा निकाला नहीं जा सकता है? देखिए क्या स्पैम क्या होता है, समझिए। स्पैम जो मेल में आपके अनऑथराइज मेल आती है, जंक मेल। ठीक है, अनऑथराइज मेल, अनऑथराइज मेल आती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जंक मेल। ठीक है, क्या इसको कोई एंटीवायरस निकाल सकता है? क्या निकाल नहीं सकता ना? तो यही तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्या पूछ रहा है कि स्पैम जो है, स्पैम मेल को कोई नहीं निकाल सकता है। EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल निकाल सकता है, वर्ड फाइल बिल्कुल, PDF फाइल इससे कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट्स और लेटर एट अ डिफरेंट एड्रेस इज। एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए विकल्प है। फॉर्म लेटर, मेल मर्ज, प्रिंटिंग की नन ऑफ द अबव। इसके बारे में अभी डिस्कस किया कि नहीं? एक से ज्यादा लोगों के लिए भेजने के लिए हमें क्या मिलता है? मेल मर्ज। मतलब कि एक से ज्यादा व्यक्ति को अगर आपको मेल भेजना है, ठीक है, मेल भेजना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? मेल मर्ज का प्रयोग करोगे। मेल मर्ज का प्रयोग आप करोगे। समझ में आया? एक से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल रेफरेंस $4 इज एन एग्जांपल ऑफ। सेल रेफरेंस $4 एक उदाहरण है। एब्सोल्यूट रेफरेंस टू सेल, सेल के लिए निरपेक्ष रेफरेंसेस। रिलेटिव रेफरेंस टू सेल, सेल के लिए सापेक्ष रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस टू सेल, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। सेल के लिए एक मिश्रित ये क्या है? रेफरेंस है। और सिंपल रेफरेंस टू सेल नहीं, सेल के लिए सामान्य रेफरेंस। अब देखिए मिक्स रेफरेंस किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे और समझ लीजिए, $3, ये क्या होता है? इसका अगर मैं इस तरीके लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष सेल रेफरेंस इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष सेल रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस टू सेल, निरपेक्ष सेल रेफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ये मैं तीर हटा के लिख देता हूं, निरपेक्ष सेल रेफरेंस ना, रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है,
अब जैसे मैंने इसमें लिखा A2 प्लस B2, इसको क्या बोलेंगे? सापेक्ष सेल रिफरेंस। सापेक्ष कहां पे है? मतलब ये है रिलेटिव रेफरेंस ना, तो इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सापेक्ष सेल रिफरेंस। सापेक्ष सेल रिफरेंस, सापेक्ष सेल रिफरेंस। तो फिर अब ये है, ये मिक्स रिफरेंस वहां पे दिया ही है, मतलब एक प्रकार से सेल, ठीक है, एक प्रकार से सेल है जो सापेक्ष स्तंभ निरपेक्ष पंक्ति या दो निरपेक्ष स्तंभ सापेक्ष पंक्ति होती है। मींस कि $C जो 4 यहां पे दिया गया है वो मिक्स रेफरेंस टू सेल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखिए, अ फीचर इन MS एक्सेल हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, MS एक्सेल से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2013 में। यहां पे देखिए, मेकिंग बाय द ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इज ए कंडीशन on one data set and another data set is called MS Excel। MS Excel की एक विशेषता किसी दूसरे डाटा सेट पर किसी अन्य डेटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करती है, वह डैश MS Excel कहलाती है। डाटा फिल्टर चैटिंग कहलाती है कि व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जाएगा। डाटा सीरीज कहलाती है। देखिए, व्हाट इन एनालिसिस है क्या, इसके बारे में समझिए। व्हाट इन एनालिसिस, व्हाट इज इफ एनालिसिस, यह एक क्या है दोस्तों? यह एक प्रोसेस है। यह एक क्या है? यह एक प्रोसेस है। यह एक प्रोसेस है, समझते रहिए, जिसमें किसी दूसरे डेटा सेट पर किसी अन्य डेटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब कि एक डेटा सेट है, समझिएगा, और यहां पे दूसरा डेटा सेट है। अब इसमें परिवर्तन कोई चीज हो जाए तो इससे इसका में जो प्रभाव पड़ता है उसी को दोस्तों ये बोल रहा है कि ये है व्हाट इफ एनालिसिस। किसी अन्य डेटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। समझ में आया अच्छी तरीके से? अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं MS एक्सेल में, देखते रहिए। देखिए, कॉपिंग फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन यूजिंग ऑप्शन। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट के लिए विकल्प का चुनाव किया जाता है। फॉर्मेट पैराग्राफ, फॉर्मेट पेंटर, एडिट कॉपी की कैन नॉट बी डन। तो दोस्तों ये इस तरीके के फॉर्मेट पेंटर वगैरह ये सब तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है। क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ पे, मैं छोटा सा डायग्राम इसका बना देता हूं। जैसे आप ये एक्सेल में जाओगे तो यहाँ पे होम होता है। सबसे पहले ऊपर क्या है? टाइटल बार होगा, इधर स्क्रॉल बार होगा, यहाँ पे रिबन होगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस बार होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप होम पे आओगे, मान लीजिए होम पे आप आ गए। होम के अंदर होम रहेगा, इंसर्ट रहेगा, ठीक है, इंसर्ट रहेगा, डिजाइन रहेगी, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिलेगा आपको, डिजाइन रहेगी। अब यहाँ पे देखिए होम के अंदर जैसे कट का ऑप्शन मिल जाए, कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। ये यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर मिलता है, ठीक, समझ में आया? तो ये इसी की बात कर रहा है, फॉर्मेट पेंटर की, ठीक। कॉपी टेस्ट, कलर साइज, ये सब इसमें, तो फॉर्मेट पेंटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये सब अपने कंप्यूटर पे ऑन करके प्लीज देखिए, तभी समझ में आएगा इस तरीके की क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्या चल रहा है? टू कनेक्ट अ टेस्ट फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट वी यूज। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए हम
डैश उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट हाइपरलिंक, ठीक है, और फाइल पेज सेटअप लिंक की इंसर्ट फुटनोट। तो वो है दोस्तों हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, जब आप कोई चीज लिख देते हो, क्या कह रहा है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट से टेस्ट फ्रेज करने के लिए, तो उसके लिए क्या हम बनाते हैं? हाइपरलिंक का प्रयोग हम करते हैं। वहां पे क्लिक करेंगे आप, उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे। समझ में आया? वो होता है हाइपरलिंक। जैसे कोई भी चीज आप लिखते हो, जब कोई चीज लिखते हो, देखिए एक डेटा से आप क्या प्रोवाइड करोगे? आप जो है लिंक प्रदान करोगे, ठीक है, जिससे रीडर सीधे क्लिक करने पर उस फाइल पर पहुंच जाता है। हाइपरलिंक पूरा का पूरा मतलब ऑल डॉक्यूमेंट्स अथवा डॉक्यूमेंट्स के विशिष्ट तत्व पॉइंट करता है। हाइपर टेस्ट के साथ हाइपरलिंक होता है। समझ में आया? तो कोई लिंक जब प्रोवाइड करोगे और इस पे आप क्लिक करोगे, तो मान लीजिए मैं एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूं और उस डॉक्यूमेंट्स में मैं लिंक दे दिया हूं बीच में, तो वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे उस साइड पे आप पहुंच जाओगे। समझ में आया? इंसर्ट हाइपरलिंक। अगला देखिए, माइक्रोज। बहुत अच्छा। माइक्रोज इन द एमएस एक्सेल में बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज फॉलोइंग। मतलब कोई माइक्रोज के बारे में जानना चाहता है कि माइक्रोज है क्या, वो कह रहा है कि इस ऑप्शन में मैं दे रखा हूं माइक्रोज क्या है। तो चलिए भैया इसको बड़ा करते हैं और इसको देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। यहां पे देखिए, यही पूछ रहा है ना कि माइक्रोज है क्या। ठीक है, एमएस एक्सेल में माइक्रोज को उत्तम वर्णित कैसे किया जाता है उसके बारे में समझिए। पहला है क्रिएट ग्राफिक्स शॉर्टकट की इन द एमएस एक्सेल। एमएस में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खोलने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाना। ये तो मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। स्मॉल पीस ऑफ द टेक्सचुअल फ्रेजेज, वाक्यांशों के छोटे टुकड़े नहीं दोस्तों। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस इन द एमएस एक्सेल और द क्रिएटिंग स्मॉल प्रोग्राम टू बी द रिपीटेडली प्लेड थ्रो शॉर्टकट की। एमएस एक्सेल में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खोलने के लिए छोटे प्रोग्राम। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही तो है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस इन द एमएस एक्सेल और क्रिएटिंग स्मॉल प्रोग्राम टू बी द रिपीटेडली प्लेड थ्रो द शॉर्टकट कीज, वही तो माइक्रोज में होता है। ठीक है, बेस्ट यही है। अगला भी पढ़ लीजिए, लेकिन प्लेइंग पीस ऑफ द टेक्स्ट थ्रू द शॉर्टकट के माध्यम से प्लेइंग टेक्स्ट छोटे टुकड़े। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है माइक्रोज के लिए। अगला देखिए, डिफाइनिंग द कॉन्स्ट्रेंट एंड रूल्स रिगार्डिंग द range and type of data that can be the inputted in a worksheet. Range in MS Excel is called, MS Excel की वर्कशीट रेंज में इनपुट करने के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डाटा के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डाटा टेस्टिंग, डाटा कंट्रोल, डाटा वैलिडेशन की डाटा क्वेरी। तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही है सी ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। डाटा वैलिडेशन में कोई डाउट नहीं। देखिए डाटा वैलिडेशन होता क्या है समझ लीजिए। ठीक है, डाटा वैलिडेशन हाँ सही है दोस्तों, इसके डिफिनीशन में ही डाला हुआ है कि आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डेटा के प्रकारों को क्या करता है? परिभाषित करता है, वही है डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला इन एमएस वर्ड यूजिंग ऑप्शंस। एमएस वर्ड में कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला का प्रयोग करने के लिए संभव विकल्प है इंसर्ट, ऑटो टेक्स्ट फार्मूला, टेबल फार्मूला, फॉर्मेट पैराग्राफ कि नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों टेबल फार्मूला बिल्कुल करेक्ट तो है। देखिए इस तरीके के रहता है, ये हमारे पास टाइटल बार हो गया, यहाँ पे रिबन हो गया और यहाँ पे वर्किंग, यहाँ पे ये स्टेटस बार हो गया, ये स्क्रॉल बार हो गया। ये यहाँ पे आपको फार्मूला का टैब मिलता है लिखने के लिए सेल में। समझ में आया? यहाँ पे आपको फार्मूला लगा होगा। ठीक, तो यही तो कह रहा है, टेबल और फार्मूला पे आप चले जाइए। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट चलिए,
हैंड आउट द मास्टर ऑप्शंस हैज द फॉलोइंग यूज। हैंड आउट मास्टर विकल्प का निम्न उपयोग है। हैंड आउट ऑफ प्रेजेंटेशंस दैट यू विश टू द मेक अवेलेबल। हैंग आउट की प्रस्तुतियों जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं। आगे देख लीजिए, फिलहाल सही तो यही दिख रहा है, पहला पे मैं अभी ऑप्शन लगा रहा हूं, लेकिन और आगे पढ़िए। अलाउज द फीचर लाइक द हेडर फुटर और डेट टाइम्स। हेडर फुटर तीसरी और समय जैसी सुविधाओं की अनुमति देता है। अलाउज द मिनिएचर द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स ऑन द पेपर। कागज पर स्लाइड्स की लघु प्रस्तुति की अनुमति देना है। ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ने का हैंड आउट सही है। हैंड आउट मास्टर, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा जरूर। देखिए, प्रिंट आउट के लिए हैंड आउट मास्टर का प्रयोग किसके लिए? प्रिंट आउट के लिए। प्रिंट आउट के लिए हैंड आउट्स मास्टर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करते हैं। स्लाइड मास्टर का प्रयोग मूव, रिसर्च और फॉर्मेट हेडर और फुटर के लिए किया जाता है। स्लाइड मास्टर का, ठीक है, स्लाइड के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका हम प्रयोग किसके लिए करेंगे? स्लाइड वाले के लिए करेंगे। ठीक है। अलाउज द मेंटेनेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड ऑन द पेजेस। ठीक है, तो हैंड आउट मास्टर का उपयोग हैंड आउट की प्रस्तुतियों को उपलब्ध कराने के लिए हम करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Which two terms identify a bootable partitions? निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं? मास्टर और फैट, स्लेव और फैट की प्राइमरी, एनटीएफएस की प्राइमरी एक्टिव। तो दोस्तों वो होते हैं प्राइमरी एक्टिव। इसमें क्या कुछ सोचना है? क्या प्राइमरी होनी चाहिए और वो एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप क्या करते हो उसको उसे आप बूट कर सकते हो, अदरवाइज आप बूट ही नहीं कर पाओगे। तो बूट करने के लिए हमें पहला वाला क्या चाहिए दोस्तों? प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे ये क्या होनी चाहिए? एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप इसको बूट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, सॉल्वर ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज फॉर। एमएस एक्सेल में सॉल्वर ऑप्शन किस लिए प्रयोग किया जाता है? डाटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण के लिए, डाटा प्रिडिक्शंस फॉर द डिफरेंट डाटा सेट्स, डेटा सेट के लिए अलग डेटा प्रिडिक्शन, फॉर्मेटिंग ऑफ द डाटा, डाटा फॉर्मेटिंग के लिए, कि सॉल्विंग स्टैटिकल प्रॉब्लम्स, सांख्यिकीय समस्याओं की सुलझाना के लिए। तो पहला सही है दोस्तों। डाटा एनालिसिस के लिए हम सॉल्वर विकल्प का, सॉल्वर ऑप्शन का चयन करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड मैन? ठीक है, अच्छा लाइन एंड मैन के बारे में ये जानना चाह रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन। कितने होते हैं? देखिए, एक लाइन, ठीक है, लाइन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन, एक पैन ऊपर लिख लीजिए सबसे, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो सबसे छोटा पैन, उसके बाद लाइन, फिर मैन, फिर वैन। ठीक है, तो इसमें क्या कहे? देयर मीन्स उनके नाम है, देयर डेटा रेट्स है, कॉस्ट ऑफ सेटअप है, कि जोग्राफिकल कवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इनकी रेंज इधर मैं लिख देता हूं, इनकी रेंज कितनी होती है इसको आप समझ लीजिए कि रेंज किस तरीके से हम इसमें डिसाइड करेंगे। जैसे मैं लाइन की यहां पे लिख रहा हूं रेंज, लाइन लिख लेता हूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या उससे कम, अप टू 1 किलोमीटर, अप टू 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद वैन की लिख देता हूं। वैन में दोस्तों मतलब कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क ना, मतलब 50 किलोमीटर से संपूर्ण विश्व, 50 किलोमीटर प्लस के लिए यूज करो। फिर उसके बाद मैन लिख देता हूं। तो मैन मतलब कि
2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच ये आ जाता है। और जो पैन होता है, पैन, वो आप लिख लीजिए 10 मीटर से 100 मीटर, अप टू 100 मीटर, 10 टू 100 मीटर, अप टू लिख लीजिए 100 मीटर। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीजें। अब अगला चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्क डू नॉट इंक्लूड, नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है, नेटवर्क के लाभ में शामिल नहीं है। तो देखिए, इंप्रूव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बेहतर जानकारी साझा करना, ये तो है भैया। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस, वर्कर परफॉर्मेंस को बेहतर मॉनिटरिंग करता है, बिल्कुल। शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स की शेयरिंग करता है। तो फिर लो मेंटेनेंस कॉस्ट कहां पे आ गई? तो यही तो है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, लो मेंटेनेंस इस पे नहीं आएगी। समझ में आए? ये रहे दोस्तों 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मैं चलाता हूं, वही आपको 20-20 क्वेश्चन की सीरीज पे मैं सारा डिस्कस करता हूं, ये आप जानते हैं प्रीवियस से ही। अब लगातार आपको वीडियो एक तरफ प्रीवियस ईयर मिलेगा, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल भी साथ में चलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सब मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, हाँ लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं फ्री आप कंटेंट आपको देता हूं। हाँ, कब से आपको थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।